हेलो दोस्तों, हम सबके चैनल विजुअल आर्ट्स विद विनी पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं उन लोगों को मैं बता दूं, हम लोग नेट का एग्ज़ाम दे चुके हैं 2020 में। और जो लोग फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं या नेट की एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, अभी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम जैसे डिक्लेरेशन होगा, हो सकता है दिसंबर 2020 के बदले भी लें या डायरेक्ट जून का नोटिफिकेशन निकालें। अभी तक कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट फिर भी हमको प्रिपरेशन करनी है, हमको इन सब से कोई मतलब नहीं रखना, जैसा कि मैं आपको पहले भी बोलती हूँ। हमें अपनी तैयारी करनी है। तो अब जो भी नेक्स्ट टर्न के लिए अगर जो लोग तैयारी करने को सोच रहे हैं, तो बिल्कुल अभी से कमर कस लीजिए। और जिन लोगों का थोड़े से भी मार्क्स रह गया है, वो तैयारी करने की कोशिश करें, तो बिल्कुल अपनी जो कंटिन्यूटी है प्लीज़ उन्हें मत गवाइएगा, क्योंकि एक बार जब कंटिन्यूटी जाती है एग्ज़ाम में पढ़ाई की, तो वापस नहीं आ पाती है। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ाई कर रहे थे, एक्चुअली ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है आपसे जुड़े हुए, तो बहुत सारे ईच एंड एवरी टॉपिक हम नहीं कवर कर पाए। हम लोगों ने अपनी मतलब कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स तो हो चुके हैं, लेकिन हम लोगों ने जो अपनी वेस्टर्न आर्ट की सीरीज़ स्टार्ट की थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी गाड़ी जहाँ छूटी थी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, मेरे लिए ऐसा नहीं हुआ है कि नेट की एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुई है तो हम लोग को रेस्ट करना है, नहीं, रेस्ट नहीं करना है, हमें अपनी कंटिन्यूटी डेवलप रखनी है। ठीक है, तो हम लोग आपको बता दें कि प्री हिस्ट्री से चालू हुए थे, टाइमलाइन से चालू हुए थे वेस्टर्न आर्ट की, सबको याद है। एक छोटा सा रिवीजन कराती हूँ पहले थोड़ा सा, और फिर हम ये जिस पे आए हैं। तो प्री हिस्ट्री हमने देखी, हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, है ना, उससे रिलेटेड जो भी डिस्कशन हुआ। फिर हमने सभ्यताओं के बारे में पढ़ा, है ना, चाहे वो लेकिन वेस्टर्न की, है ना। अभी इंडिया को हमने नहीं दिया है, क्योंकि इंडिया एक बोलते हैं, इन जनरली हम लोग बहुत पढ़ते हैं, लेकिन वेस्टर्न के लिए नोट्स पाना प्रॉब्लम हो जाती है। सब लोगों ने ऐसा बोला था, तो ऑन डिमांड पे भी वेस्टर्न आर्ट ही चल रहा है। तो दोस्तों, हम लोग प्री हिस्ट्री, हमने सभ्यताएं देखी, हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता देखी, क्रीट माइसीनिया की देखी। इन सब के सेपरेट वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे। आप लोग देखिए, एक एक को डिटेल में। जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आप अपना नेट क्लियर करने का सपना भूल जाएं, है ना। हमें इन सब की जानकारियाँ बहुत आवश्यक है, सभी टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। सिर्फ क्वेश्चन से कुछ नहीं होता दोस्तों। ठीक, तो हमने सभ्यताएं देख ली थी। फिर हमने क्या देखा था दोस्तों, जो हमारी क्रीट माइसीनिया, फिर कैसे साम्राज्य आए, ग्रीक रोम साम्राज्य आया, है ना, ये सब भी देख लिया। फिर कैसे क्रिश्चियनिटी डेवलप हुई, ये एक कहानी चल रही है। ठीक है, इन जनरली आदि मानव आया और कहाँ तक हम लोग निकल चुके हैं, वो मैं एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, क्योंकि ये करते रहना चाहिए। टाइमलाइन आपको बहुत, जब आप लोग जितना टाइमलाइन रिकॉल करेंगे, उतना ही आपके लिए, मैं नेट का सीरियसली बोल दूं, कि बहुत हेल्प मिलेगी। टाइमलाइन रिकॉल करते जाएंगे, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। बिल्कुल कंठस्थ याद होना चाहिए किसके बाद क्या टाइम आया, वेस्टर्न में भी, इंडिया में भी, दोनों तरफ। ठीक है, तो हम लोग जब ग्रीक रोमन ये साम्राज्य था, रोम का की हार हुई, है ना, उनको हराया जो भी। और अर्ली ईसाई मतलब ईसाई जो क्रिश्चियनिटी डेवलप होने लगी, क्रिश्चियनिटी को वो लोग मानने लगे। क्यों मानने लगे भैया? क्योंकि जीसस क्राइस्ट हमारे बीच थे, मीन्स इंसान के बीच में रहे हैं वो जिस ईयर, तो वही AD BC वाला टाइम आ गया था। और वो समय आ गया अपना आरंभिक ईसाई कला, बाइजेंटाइन कला, रोमनस्क कला, कि ये सब कला भी क्या है। रोमनस्क में हमने शैली ऐड कर दी, थोड़ा स्टाइल आ गया, है ना। एक ट्राइबल्स, जो अलग अलग तरह के लोग हैं, वही इलिटरेट थे वो लोग, तो लेकिन उनको धर्म का प्रचार करना था, तो ये सारी कलाएं चली। ठीक है, रोमनस्क तक हम लोग अब आज आ चुके हैं, है ना। ये समय था जब अब हम बोलते हैं कि अब कैसे थोड़ा बहुत लिटरेट हुए, पढ़े लिखे ज़माना आया, मीन्स जो भी मतलब आगे बढ़ी चीज़। लेकिन क्रिश्चियनिटी अभी भी बरकरार है, ये आप मत बोलना वो कहानी में अभी भी। क्योंकि देखिए, जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह के जो भी चमत्कार और मतलब लाइफ देखी लोगों ने, तो फॉलोअर्स उनके इतनी जल्दी नहीं, आज तक हैं फॉलोअर्स ईश्वर के। श्री कृष्ण का समय था जो भी, तो उसके बाद के समय भी तो यही होता है ना, कि एक फॉलोअर्स चलता जाता है, इतनी आसानी से हटेगा नहीं, क्योंकि आज भी नहीं हटा है। आज भी जो चर्चेज हैं, कैथेड्रल्स हैं, जिनको हमने पढ़ा है, वो सब क्या है, वो अभी भी तो है ना, है ना। उसको भले सब ने अपने अपने स्टाइल से चेंज किया है ना। रोमन साम्राज्य ने जो वो बनाई थी, जो चर्च बनाए थे, जो कैथेड्रल, मतलब कैथेड्रल तो नहीं, जो बेसिलिकाज वो बनाई थी, उसको फिर बाइजेंटाइन लोगों ने, अपने बाइजेंटाइन का जब हाथ में आया, है ना, तो उसने अपने स्टाइल से बनाया,
फिर रोमनस्क मतलब रोमनस्क के उसने उनने अपने स्टाइल से बनाया, है ना। अब जो गोथिक कला हम समझ रहे हैं उसको अब वो अपने स्टाइल से बनाएंगे, लेकिन ये मत भूलिएगा इसमें अभी क्रिश्चियनिटी चल रही है, रिलीजियन धर्म के लिए ही कला चल रही है एक हिसाब से, है ना। तो वो कहानी को थोड़ा सा दिमाग में रखिए, ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन पुरानी चीज़ को प्लीज़ ज़्यादा भुलाते मत जाइए। जो जो भी थोड़ा बहुत याद आता है, बिल्डिंग्स याद आ रही हैं उसकी, तो आप उसको रिकॉल ज़रूर करें, मेरी तरफ से ये बात है, ठीक है। तो हमारे रोमनस्क तक हम आ चुके हैं। जो ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या मिल जाएगा, आपको रोमनस्क की भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वीडियो की लिंक, वो देखो, इससे पहले वाला देखो, मतलब तो थोड़ा सा समझने में इजी होगा, ठीक है। पहले की कहानी पढ़ो फिर इसको आओगे तो इजी रहेगा, ठीक है। और अगर और भी चीज़ें जुड़ना चाहते हैं आप लोग तो भी आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम का, उससे भी जुड़ जाइए, तो भी जो भी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन ये सब आपको मिलते जाएगा, ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, बहुत बात होगी लेकिन अभी भी ज्ञान की बात चल रही थी, कोई ऐसी फालतू बात थी ही नहीं, है ना। थोड़ा सा रिविजन कर रहे थे इसलिए गोथिक को शुरू नहीं किया। अब आ गए हम गोथिक पे, रोमनस्क तक हम लोग कर चुके हैं क्लियर, ठीक है। अब हम आते हैं गोथिक कला क्या थी। बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट कला है ये, है ना, कोई इसमें सोचने की बात नहीं है, मतलब इसका अपना एक कंटेंट है। और इस यहाँ से आप बस गोथिक को क्या याद रखें कि ये आखिरी था, इसके बाद कहानी पलटने वाली है ना, मतलब ऐसा हम बोलते हैं इसको, है ना। क्यों मेडिवियल पीरियड के की है ये, तो ये आखिरी था, इसके बाद कहानी पलटने वाली, ये याद रखेंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें कुछ अपने दिमाग में याद रखेंगे तो समझेंगे क्यों कहानी पलटने वाली, क्योंकि इसके बाद पुनरुत्थान आने वाला है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि गोथिक है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना, इसको वो आप बिल्कुल मत समझिए। तो आ जाते हैं इसमें, शुरू करते हैं, तो थोड़ा सा देखते हैं कि ये लोग वहाँ के लोग क्या मानते थे, कैसा क्या। तो गोथिक के रूप में तिरस्कृत ताज़ा कला सिद्धांत जो मतलब थी ये गोथिक के रूप में जो कला इमर्ज हुई, है ना, एकदम फ्रेश कला थी वो कहाँ थी, 12वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, मतलब 12th सेंचुरी, 1150 एडी, एडी का समय आ चुका है ना, एडी चल रहा है आफ्टर द डेथ ऑफ द जीसस क्राइस्ट, दैट मीन्स एडी चल रहा है ये, है ना। तो हाँ, अब हम लोग क्या 1150, मतलब ये 12वीं शती के मध्य में, उत्तरार्ध में ये उभरा था गोथिक कला। क्या था, गोथिक जो था वो वहाँ की बर्बर जनजाति के नाम था। देखिए आप भारतीय वो देखते हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं, उसमें क्या होता है, गौंड शैली क्या है, वो क्या है, वहाँ के ट्राइब जो गौंड ट्राइब्स हैं उनने जो कला करी, ठीक है। फोक आर्ट्स जो आप लोग पढ़ते हैं, मतलब, है ना। सहारिया क्या है, तो वहाँ जो सहारिया जो लोग रहते थे जंगल में जाके जो बसे, उनने जो अपना कला की, वो तो वहाँ के जो ट्राइब्स हैं, ऑब्वियसली जब इंडिया के अगर ट्राइब्स इधर उधर रह के और अपनी कला को शो कर रहे हैं, चाहे उसकी पीछे मोटिव जो भी हो, एक्सप्रेसिंग हो या मतलब कुछ सेल्फ एक्सप्रेशन हो या उनकी कमाई का जरिया जो भी हो, तो वैसी चीज़ वहाँ पे भी थी। तो वहाँ पे भी ऐसे जो थे गोथिक ट्राइब थे, जनजाति थी, गोथ से लिया गया है, मतलब गोथ जनजाति थी, सॉरी, और उनका नाम जो क्या पड़ गया, गोथिक कला पड़ गया, क्यों गोथिक समय पड़ गया, गोथिक आर्ट जो वो पड़ा, है ना। गोथिक कला चरण बहुत महत्वपूर्ण चरण था, मैंने आपको बताया, सरलता और नवीनता के संदर्भ में, मीन्स सिंपल भी थी लेकिन नयापन था, है ना, के संदर्भ में यह कला शास्त्रीय ग्रीक कला के बराबर थी, मीन्स चीज़ रिपीट भी हुई है। जैसे हमने क्या रोमनस्क को भी क्या बोला था, रोमनस्क को भी क्या बोला था, याद रखिए आप, क्योंकि उसको भी हमने क्या बोला था कि पुनरुत्थान काल गोथिक के बाद में आएगा, है ना। लेकिन ऐसा मानते हैं कि रोमनस्क के समय भी पुनरुत्थान आया था। कैसे पुनरुत्थान आया था इतना कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन जो रोम कला थी, ये इन सब चीज़ों में टाइमलाइन को याद करना, रोम कला थी, बाइजेंटाइन की जो कमियां थी, बाइजेंटाइन में जो फ्लैट चीज़ें थी उसकी कमी को दूर करने के लिए उनने एक तरह से जो ईसाई कला और रोम के मिक्सचर को रोमनस्क में दिया था, ये हमने बोला है। तो इसी में भी यही था, इसमें भी थी कि चीज़ें उभर के तो आती है, क्यों, क्योंकि बाइजेंटाइन और एंशियंट ईसाई में हम समझते हैं, मैं समझती हूँ कि बहुत फ्लैट हो गई थी चीज़ें, मीन्स सिर्फ उनने धर्म को बहुत सर्वोपरि बांध लिया था और कला बिल्कुल ही पिछड़ती गई थी, उस तरह से हो गई थी। ठीक है, उस समय एकदम चेंजेस आया और बहुत अच्छा हुआ, लेकिन एकदम मतलब कहेंगे कि बहुत पीछे भी हो गई थी बहुत चीज़ों में, है ना। बस ठीक है, आज धर्म का प्रचार करना है तभी कला थी, उस तरह से था। लेकिन
क्योंकि ग्रीक और रोम का बोलूँगी कि भले पुरानी थी लेकिन उसकी एक अपनी ही स्पेशलिटी है। आपको जब ग्रीक रोमन पढ़ाया था तब भी बोला था कि ये अपनी ही, जैसे ग्रीक इज़ अ टर्निंग पॉइंट था ही सही, है ना, बिल्कुल। कैसे जो सभ्यताओं में के समय जो जितनी ऐसी अजीब सी नहीं बोलेंगे, लेकिन जिस तरह से एकदम चाहे एनाटॉमी ले लीजिए, चाहे उसका एक डेप्थ ले लीजिए, कला में नहीं था, लेकिन ग्रीक में एकदम ही उभर के आ गया था चीज़। ठीक है, ये चीज़ तो ग्रीक और रोम को आप ये देखिए कि वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी चमक बहुत मतलब दूर तक है, ये एक इन जनरल हम समझे उसकी चमक बहुत दूर तक है। वो रोमनस्क में भी आ गई है ना, सिर्फ है ना, रोमनस्क में भी उसका प्रभाव पड़ गया और यहाँ गोथिक में भी पड़ गया। और सेम आगे जो हमारा पुनरुत्थान काल होगा, रेनेसेंस पीरियड होगा, उसमें भी ग्रीक रोमन का ही रेनेसेंस होता है ना, उसी उसका मेन, क्योंकि वो एक जो उसमें जो पुरातत्व, चाहे वो वस्तु काल हो चाहे वो मूर्तिकला हो, उसमें जो काम हुआ है उसको ही वो लोग उभारना, मतलब वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा था, चाहे वो सब्जेक्ट को लेके चाहे वो काम को लेके। ठीक है, तो यही चीज़ है कि उसका जो एक सरलता है, जो सिंप्लिसिटी है, और जो नयापन है, नयापन मतलब किससे नयापन है, जो हमारी एक तरह से ईसाई कला चल रही है, आरंभिक ईसाई में ही बात कर रहे हैं हम, तो उसके लिए नयापन है ऐसा। ठीक है, तो वो चीज़ें नईपन जैसे ग्रीक में आया था उस समय, वैसे ही इस समय गोथिक में आया, ऐसा कहना चाह रहे हैं। लेकिन यह ईसाई कला का एक विकसित रूप है, लेकिन हम ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं कि ईसाई को बिल्कुल, क्योंकि क्रिश्चियनिटी तो मैं आपको बोल ही नहीं हूँ कि क्रिश्चियनिटी तो कंटिन्यूस डेवलप हो रही है। भगवान वो कैसे भूल सकते, इतनी जल्दी कोई कैसे भूल जाएगा, आज भी नहीं भुला पाए, तो उस समय तो बहुत ताज़ा बात थी। तो रिलीजन भी है, मिक्स कर रहे हैं लोग, ऐसा खेल रहे हैं लोग सीधे, मतलब अपने आम भाषा में बोलो तो कुछ नहीं, उनको बस उसका भी विकसित है, उसका भी डेवलप्ड फॉर्म है, लेकिन पुराने वालों को भी नहीं भूलें, पुराने वालों को भी मिला के किया कुछ काम, है ना, जैसे ग्रीक पे भी का भी प्रभाव इस पर दिखता है। ठीक, ये सब बातें थोड़ी सी नॉर्मल उसमें इसलिए करते हैं ताकि हमारे दिमाग में ये बैठे, कल को हम क्वेश्चंस करेंगे, सिर्फ पढ़ के ये चीज़ नहीं बैठ पाती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो गोथिक कला के रूप में ईसाई कला के उदय का कारण उस समय की आर्थिक प्रगति है। ठीक है, मतलब गोथिक कला के समय के रूप में, जैसे जो ईसाई कला आरंभिक ईसाई से आपको याद है ना, लेकिन ओवरऑल इन सबको ईसाई कला ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो सब्जेक्ट मैटर है, इनका जो सब कुछ है, वो सब ईसाई धर्म के इर्द गिर्द ही है। बाइजेंटाइन है तो वो भी ईसाई कला ही में ही आते हैं, आरंभिक ईसाई कला अलग है, मतलब जो उसका स्टार्ट, फिर जो बाइजेंटाइन वो भी ईसाई में ही आती है, रोमनस्क उसमें भी यही है और गोथिक में भी यही है। तो लेकिन क्या है कि जो पूरा ईसाई काल है, ईसाई काल का जो उदय है, उदय काल मीन्स जो एक क्लाइमेक्स वाली चीज़ है, वो गोथिक में आता है ना। तो वही बोल रहे हैं कि उसका क्यों उन्नति का कैसे कारण है, क्यों वो आरंभिक ईसाई से अब इतना क्यों प्रोग्रेस हुआ, तो उसकी आर्थिक प्रगति है, जब व्यापार और वाणिज्य संपन्न हुए। इस समय जो है कॉमर्स और बिजनेस बहुत संपन्न हो गए थे, तो उसका इफेक्ट आर्ट पे भी पड़ा ऐसा। तो इसलिए एक जो गोथिक आर्ट है, एक रिच थोड़ा सा, मतलब बोलेंगे कि जैसे जो चीज़ों में डल था, है ना, इतना चाहे इकोनॉमिकली ले लो, वो डल था, वो अब बढ़ गया था। व्यापार महासागर, सड़क मार्गों, नदियों के माध्यम से किया जाने लगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब किया जाने लगा। जो भी प्रगति कला में हुई वह व्यापारी संगठन के कारण हुई, उनके संगठन बने तो उस पर आर्ट्स की भी इफेक्ट पड़ा, है ना, आर्ट ग्रुप्स भी बने, तो इनका जो भी चीज़ें हैं, जो डेवलपमेंट है, वो इसके कारण भी हुआ। ठीक, आगे देखते हैं। जिसे गोथिक कला कहा जाता है, वास्तव में वह पहले से चली रोमनस्क प्रवृत्तियों का ही व्यवस्थित रूप है। रोमनस में जो चीज़ व्यवस्थित नहीं थी, जैसे हम बाइजेंटाइन में भी बोलते हैं कि जो चीज़ व्यवस्थित, वो चीज़ नहीं थी, उसमें एक स्टाइल आ गया तो रोमनस्क हो गया। अब जो रोमनस्क में जो व्यवस्थित नहीं थी, वो ही उसको व्यवस्थित किसने कर दिया? गोथिक ने। इसमें ईसाई धार्मिकता और रोमनस्क परंपराओं का सम्मिश्रण हुआ था। अब इसमें किसका कॉम्बिनेशन हो गया, उसमें हमने किसका किया था, याद रखिए, थोड़ा सा पीछे को लेके इसलिए चलना चाहिए। उसमें किसका कॉम्बिनेशन किया था, उसमें रोम का और जो बाइजेंटाइन पिछला था उसका कॉम्बिनेशन कर दिया था। बाइजेंटाइन मतलब अर्लिंग ईसाई कला ही बोलो, लेकिन इसमें क्या किया, इसमें रोमनस्क का जो पुराना था और रोमनस्क परंपराएं जो चल रही है वो तो है ही, लेकिन उसमें ईसाई धार्मिकता थी, उसका भी कॉम्बिनेशन कर लिया। इस कला की सबसे महत्वपूर्ण बात आकृतियों की प्रतीकता है, मींस आकृति जो फिगर्स हैं उसको सिंबॉलिक फॉर्म में देना इसकी एक बड़ी स्पेशलिटी है।
भवनों में जो अतिशय अलंकरण रोमनस कला में होने लगा था, जो एक्सप्रेस मतलब अलंकरण देखा था हमने, है ना, चाहे वो एक वो हो, क्या बोलते हैं, स्प्लेट डोर्स हो, स्प्लेट डोर्स मतलब वो आप समझते हैं, उसकी स्पेशलिटीज़ थी ना, आर्क वाले डोर्स थे, एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक, इस तरह के। तो भले वो हो, चाहे उसका अलंकरण हो, एनग्रेविंग्स हो, वो सब यहाँ भी हुआ है। और मानवीयता का दृष्टिकोण फैला है। मानवीयता का दृष्टिकोण फैला है मतलब थोड़ा सा उठ रहे हैं अब ये लोग, है ना। सिर्फ रिलीजन इज़ नॉट प्रायोरिटी, लेकिन थोड़ा सा उठने का कोशिश किया है, ऐसा बोल रहे हैं। विशाल और शानो शौकत को अहंकार का मूल कारण माना गया है। इसमें जो एकदम बड़ा शानो शौकत, उसको ऐसा कहा है कि वो एक ईगो का बहुत बड़ा कारण है। ईसा से संबंधित समस्त विषयों को मानवीय जीवन की अनुभूति में वास्तविक धरातल पर चित्रित किया जाने लगा। देखिए, जो एंशियंट क्रिश्चियन था, जो बाइजेंटाइन था, इसमें क्या था, इसमें आपने देखा होगा ईसा मसीह और इनको बहुत शानो शौकत से, और मैं बाइजेंटाइन का ही याद कीजिए तो आप भूले तो नहीं होंगे कि सेंट मैरी जीसस क्राइस्ट को अपने गोद में लेके, लेकिन बैठी हैं आसपास जो हैं उनके, वो सेंट पॉल और पीटर, और जो गोद में लेके बैठी थी उनको याद कीजिए, मोसाइक के बहुत इम्पोर्टेंट, गोद में जो लेके बैठी थी उन्हें पीले कलर का क्राउन पहना था। तो इसमें क्या है, इस तरह की बहुत सी पेंटिंग्स में, चाहे वो म्यूरल हो, चाहे वो मोसाइक्स हो, इन सब में, चाहे वो पैनल चित्र हो, इन सब में क्या था, इन सब में एक शानो शौकत दिखती थी, है ना। उनको एक एज अ राजा, ठीक है, वो फॉलो करते थे कि हमारे राजा, वो उनको उस तरह का वो देते थे। लेकिन इसमें अब ये थॉट होने लगा, देखिए इधर क्रिश्चियनिटी जिंदा थी, दोनों, सबका मकसद, सबका सब्जेक्ट क्रिश्चियनिटी था, ईसाई था। लेकिन उनका कहने का मतलब क्या है कि ईसा मसीह तो मीन्स एक मानव बोलेंगे, एक तरह से पुअर लोगों की चीज़ थी ना, मतलब एक उनके लिए था, क्या बोलूँगी मैं, गरीबी का वो दिखाना, एक आम जन दिखाना, ना कि वो ऐसा चाहते थे, है ना। उनने तो अपने लिए, बोलते हैं गॉड ने तो सूली पे चढ़ गए थे वो, तो वो इतना, जब इतने डाउन टू अर्थ और इतना नॉर्मल सिंपल थे, तो इनको इतना शानो शौकत से क्यों बना। तो वही चीज़ को इसमें गोथिक में बताया कि उनको एक मानवीयता के साथ चित्रण किया गया, जो रियल धरातल पे, रियल स्पेस पे, रियल बैकग्राउंड पे लेके, और उनको चित्रित किया गया गोथिक में, ऐसा बताया है, ठीक है। इसको कहते हैं मानवीयता। ये नहीं कि उसका सब्जेक्ट ही मानव हुआ, ऐसा नहीं, लेकिन एक मानवीयता की दृष्टि से क्या है कि वो ऐसे अनरीचेबल नहीं है, गॉड जो है वो हमारे आसपास ही, मतलब हमारे ही साथ हैं, इस तरह से, है ना, एज अ कंपेनियन। अब थोड़ा सा देखते हैं इंट्रोडक्शन, जो इसका कला का क्या था। तो मुख्य रूप से 13वीं शती के उत्तरी फ्रांस, फ्लांडर्स तथा इंग्लैंड में विकसित शैली को गोथिक कहा गया, है ना। रूप से मतलब 12वीं के मध्य बोलो या 13वीं शती बोलो, उस समय जो विकसित हुई थी, है ना। स्टार्टिंग 1150 से हुई थी, मतलब 12वीं शती के मध्य से, और 13वीं पे वो एकदम विकसित हो गई थी। यह प्रधानतः भवन निर्माण की कला थी, मोस्टली आर्किटेक्चर ही है यहाँ पे, है ना, किंतु इसमें अन्य कला को भी विकास का अवसर दिया था। उत्तरी यूरोप में आकाश में अंधेरा रहता था। देखिए उत्तरी, अभी हम यूरोप की बात करें, तो जो नॉर्थ यूरोप था उस एरिया में क्या था, आकाश में बहुत अंधेरा रहता था, उस तरह का, मतलब एटमॉस्फेयर के कारण, है ना, वेदर जैसा भी रहता था। अतः भवनों में प्रकाश में अधिकतम स्रोत प्रयुक्त किए गए। मतलब फिर ऐसा क्या था कि भवनों में प्रकाश की ज़्यादा, अब ऑब्वियसली बाहर अंधेरा होगा तो हमें प्रकाश की ज़रूरत होगी, तो वहाँ पे एक स्रोत अनेक अनेक बनने लगे। तो रोमनस भवन आकार में भारी तथा निर्माण शैली में पूजा गृह के बजाय सुदृढ़ किले जैसे लगते थे। वो पूजा गृह नहीं लगते थे, वो एक किले जैसे लगते थे। गोथिक शैली में भवनों में हल्कापन आया, है ना। रोमनस की बात कर रहे हैं अपन। रोमनस में जो आपने देखा होगा आग से ऐसे किले जैसा दिखते थे, तो रोमनस में थोड़ा सा लाइटपन आया। हल्की और ऊंची दीवारों, स्तंभों के समान बनाई गई। भवनों में आने वाले प्रकाश के लिए चमत्कारिक हलचल उत्पन्न कर दी, ठीक है। बड़े स्तंभ, ऊंची दीवारें बनाई स्तंभ के साथ, और इसमें क्या, भवनों में आने वाले जो प्रकाश हैं उसमें एक मूवमेंट आने लगी। अब फ्रांस में किसके, सेंट लुई के शासन में भवन निर्माण का प्रत्येक नगर में एक नया अभिमान छिड़ गया। सेंट लुई का जब शासन आया फ्रांस में, ठीक है, तो क्या हुआ, सेंट लुई का जब शासन आया, कहाँ पे, सेंट लुई, ये फ्रांस में, तो एक नया अभियान छिड़ गया। सुंदर से सुंदर चर्चों का निर्माण की होड़ लग गई। चार्टेस, एमीन्स, नोट्रे डेम, रीम्स,
बारजोस, वायु आदि इन सब में नई शैली के भव्य पूजा घर बने। पूजा घर मतलब चर्च ही वहाँ के। गोथिक शैली के भवनों के साथ साथ इस नए आंदोलन ने मुख्यतः 3 कला रूपों को विशेष प्रोत्साहित किया, है ना। गोथिक शैली में भवन तो किए ही, लेकिन और कौन से 3? तो मूर्ति कला, रंजीत तथा पांडुलिपि अलंकरण, है ना। पांडुलिपि से अलंकरण, मैन्युस्क्रिप्ट्स का जो अलंकरण वो, रंजीत कांच मतलब रंजीत कला मतलब वही रंजीत कांच जो स्टेन ग्लास होते हैं उसका, और मूर्ति कला, है ना। इन तीनों कलाओं को मेन हुआ। धातु शिल्प, आभूषण रचना, एम्ब्रॉयडरी, टेपेस्ट्री, हाथी दांत की कलाओं का विकास भी यहाँ हुआ। ये सब चीज़ें एनग्रेविंग्स चर्च में सुंदर एनग्रेविंग्स डेकोरेशन के लिए, अलंकरणों के लिए यूज़ में आती थी। ठीक है, अब देखें आगे। अब ये क्या है भैया? रणजीत गलत लिख दिया, रंजीत, है ना। रंजीत कांच की खिड़कियाँ, स्टेन्ड ग्लास विंडो। भूलना ही मत, जहाँ आए कि भवनों में खिड़कियों का निर्माण, रंजीत कांच से खिड़कियाँ, स्टेन ग्लास का गोथिक ही आएगा, है ना, क्योंकि गोथिक में ही ये हुआ था। इसका कारण क्या था? खिड़कियाँ बनाने का कारण क्या था? मोस्टली खिड़कियाँ, उसका कारण यही था कि उनको रोशनी चाहिए। ठीक है, वो लोग वहाँ पे अंधेरा रहता था तो रोशनियों के लिए बड़ी बड़ी खिड़कियाँ बनाते थे। इस सिंपल भाषा में तो यही है। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा भाई। रंजीत कनकाकार प्राचीन मणिकुट्टिम से अधिक मिलता जुलता था। बाइजेंटाइन का मणिकुट्टिम कोई नहीं भूला है, मोज़ाइक भूले ही नहीं हो, तो उससे मिलता जुलता था। अच्छा, एक क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन क्या है, ऐसे डिस्कस करते हैं। याद होगा बाइजेंटाइन में मोज़ाइक क्यों बनाते थे? अंदर सब जगह जो मोज़ाइक मणिकुट्टिम था, क्यों होता था? ग्लासों से, और उससे क्यों होता था? क्योंकि वो जो रिफ्लेक्शंस एक दूसरे को देते थे, उससे एक अलग ही एटमॉस्फेयर चर्च में होता था, जिससे स्वर्ग की अनुभूति होती थी उनको कि हम तो भैया स्वर्ग में आ गए। तो हम देखते हैं, ये देखो आपको पास में दिख रहा है, इस तरह की ये विंडो रहती थी, इसमें ये रंजीत कांच लगे रहते थे। तो ये भी लुकिंग इसकी कैसी है? मोज़ाइक जैसे ही दिख रहा है, तो उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है। यह कार्य ही इस युग की सर्वोत्तम एवं मूल्यवान निधि थी। ये काम जो था, ऐसे कांचों को, स्टेन ग्लास को ऐसे खिड़कियों पे सजा देना, खिड़कियों में इस तरह से अलंकरण, ये यहाँ का मूल वो था। इटली में वेनिस के निकट कांच में धातु ऑक्साइड मिलाकर रंजीत कांच बनाने की विधि लगभग 1000 वर्षों से चली आ रही है। ठीक है, इस तरह से धातु ऑक्साइड को मिला के रंजीत का जो स्टेन्ड ग्लास बोलते हैं वो बनती है। कैसे बनती है? मेटल और ऑक्साइड को मिला के। ठीक है, इस ये मिला के हम स्टेन ग्लास तैयार करते हैं, वो 1000 वर्षों से चली आ रही है। इसमें आकार और चित्र भी बनते थे, जैसे कि मोज़ाइक में बनते हैं वैसे इसमें भी बनेंगे बिल्कुल, जो खिड़कियों में भी लगा दिए जाते थे। अब वो ऑब्वियसली अगर वो चित्र उस तरह से बनाए तो वो खिड़कियों को भी यूज़ कर लेते थे, क्योंकि खिड़कियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती थी, है ना। तो अब उसको ऐसे कवर तो कर नहीं सकते, बड़ा सिंपल सा दिखता है, इतना हैवी, इतना सुंदर अलंकृत चर्च, और सिर्फ तो खिड़कियों को भी सजाना जरूरी था। और खिड़कियाँ क्यों बनाते थे? क्योंकि वेदर ही उसका ऐसा, बाहर काले वाले हो रहते थे, अंधेरा, मतलब वैसी रोशनी नहीं आ रही, ज़्यादा से ज़्यादा खुला रखेंगे, मतलब खिड़कियाँ बनाएंगे, रोशनी अच्छी आएगी, है ना, थोड़ा सा ऐसे ही। मतलब ये सब याद रखने की चीज़ें हैं, कोई पूछेगा नहीं कि क्यों बनाते थे, लेकिन याद रखोगे तो एक से दूसरी चीज़ें याद रहेगी ना। सिर्फ याद रखने की चीज़ें हैं, नेट में ऐसे कोई सब्जेक्टिव नहीं आता है, लिखना नहीं होता है, लेकिन याद रखने के लिए कहानियाँ याद रखनी ज़रूरी है। कांच की खिड़कियों में बने रंजीत चित्रों के माध्यम से आने वाले प्रकाश से पूजा गृहों के कक्षों को एक नया चमत्कार पूर्ण वातावरण प्रदान किया जाता। अब अंधेरा होता था, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट की स्रोत चाहिए, बड़ी खिड़कियाँ बनी हैं, बाहर से जैसे ही प्रकाश आता था, नॉर्मल ग्लास लगे रहेंगे, नॉर्मल प्रकाश आएगा जैसा एंटर, लेकिन स्टेन ग्लास जो लगे रहते थे उससे वो जिस तरह का प्रकाश आता था वो एक अलग ही चमत्कार, वही वातावरण पेश करता था उसमें। ठीक है, अब क्या है भाई, अगला देखें, एक मिनट, क्या हो रहा है। ठीक है, महिलाओं के संबंध में, अब ये हो गया, वो तो रंजीत कांच। अब इस अवधि में समाज में थोड़ा बदलाव आया, है ना, तो मतलब महिलाओं को लेके जो नेचर था उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आया, जो परोक्ष रूप से कला को भी प्रभावित करता है। ऑब्वियसली अगर कला और समाज आप लोगों ने पढ़ा हो तो उसके लिए एक बहुत सीधी बात है कि बहुत एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं आर्ट और सोसाइटी। तो अगर सोसाइटी में कुछ मतलब चेंजेस आ रहा है, कुछ अगर मनोधारणाएं बदल रही है, तो उसका इफेक्ट आर्ट में भी आना ज़रूरी है। महिलाओं को वंदनीय माना जाने लगा, है ना।
महिलाओं को वंदनीय मतलब एक रिस्पेक्टेबल उस तरह से वो मानने जाने लगा। यीशु मसीह की जो माँ थी सेंट मैरी मीन्स उनको महिलाओं के प्रतीक के रूप में माना जाने लगा। अब मतलब कल तक ऐसा था है ना कि ईसा मसीह तो उन्हीं को गॉड मान रहे हैं, लेकिन एक सेंट मेरी जिन्हें उन्हें जन्म दिया उनको भी एक माता के रूप में पूजने लगे वो लोग, है ना, क्योंकि उनके उसमें पहले जो सिर्फ एक मेल डोमिनेंस था वो उस चीज़ पे थोड़ा सा अब फेमिनिज्म हावी हुआ, मीन्स वैल्यू समझने लगे वुमेन की भी, तो सेंट मेरी को एज अ गॉडेस मानने लगे वो लोग। नोट्रे डेम, जो नोट्रे डेम है ही, नोट्रे डेम में जो किला है वो किला क्या सॉरी कैथेड्रल है वो जो है वो है ही काय के लिए, ग्रैंड कैथेड्रल वो काय के लिए है, वो बना ही सेंट मेरी के उससे। फ्रांस और अन्य स्थानों में उनकी श्रद्धा से बनाया गया था। व्यापारियों द्वारा गठित संगठन भी थे, मीन्स जो आपको बताया कि व्यापार बहुत हुआ तो वो जो संगठन थे जैसे व्यापारियों द्वारा स्थापित किए गए थे, मीन्स उससे आर्ट को भी बहुत हाँ, जो कि जैसे सॉरी जो ट्रेडर्स थे उनने जो एक ग्रुप डेवलप ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप किए थे तो उससे का फ़र्क कलाकारों को भी बहुत पड़ा। शांति और गौरव के इस युग में, शांति और गौरव का युग था और बौद्धिक वर्ग उभरा, है ना, एक क्लास मतलब एक तरह से बोलेंगे ना बौद्धिक क्लास समझदार वो वर्ग उभरा। 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पेरिस में शिक्षा का विश्वविद्यालय, ये भूलना मत, इस समय अब शिक्षा के विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बनी। अब क्या कहाँ आए थे हम लोग, वो कहानी आज क्यों बोली वापस कि हम कहाँ से शुरू हुए थे, आदिम कला में, और धीरे 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 अब क्या हुआ देखिए, जो ग्रीक में स्पोर्ट्स डेवलपमेंट हुआ है ना, ये सब चीज़ें हम लोग देख लिए, धर्म की वो हुआ, लेकिन इसके बाद ही अब जो हुआ वो क्या हुआ कि अब एक बौद्धिक वर्ग, है ना, पढ़ना लिखना ज़रूरी है, वो भी बना। तो 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मध्य में ही शिक्षा का विश्वविद्यालय रूप यूनिवर्सिटीज़ बनी, नई शिक्षा प्रणालियाँ का कारण बनकर अस्तित्व में आया। कला और ज्ञान में शिक्षा देने वाला विश्वविद्यालय वास्तव में शिक्षकों और छात्रों का एक संगठन था। फिर एक वो बना, उसमें कला और ज्ञान जो नॉलेज है उनकी शिक्षा मिलती थी, और वो एक क्या था, एक उनका दोनों का ऑर्गेनाइजेशन था, किसका, स्टूडेंट्स और टीचर्स का। अब वास्तुकला देखते हैं। इसमें वास्तुकला ये गोथिक का पहला पार्ट है, वास्तुकला अभी देखेंगे, उसके बाद जो मूर्तिकला और चित्रकला ज़्यादा नहीं है वो देख के, और गोथिक का आर्टिस्ट वो हम दूसरे पार्ट में लेंगे जल्दी। ये अभी जितना हो पाया था मेरे से, तो वास्तुकला आज पढ़ लेंगे और बाद का नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो वास्तुकला में क्या था, 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ वास्तुकला का चरण पूर्व गोथिक युग रूप माना जाता है। पहले वाला पोस्ट मतलब प्री गोथिक कौन सा, 1140 से 1140, इसको क्या बोलते हैं, पूर्व गोथिक। इसमें नोट्रे डेम कैथेड्रल इसी अवधि में विशाल संरचना है। फिर 13वीं शताब्दी में जो 1194 से ही 1208, इसको क्या बोलते हैं, गोथिक कला की समृद्धि अवधि थी। इसका रिमार्केबल क्या था, तो चार्टिस कैथेड्रल जो था वो इसका रिमार्केबल प्लेस था। इस एरा की बिल्डिंग को क्या कहते हैं, गोथिक स्टाइल में कहते हैं। इसका स्टाइल एक कॉमन है, अपने स्टाइल पे बना है, और पूरे यूरोप में फिर एक बार चालू हुआ तो सब में बनने लग गया, ठीक। गणित के आधार पर गोथिक स्थापत्य का विकास हुआ, मीन्स एक ज्योमेट्रिक के फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में इसका विकास हुआ। रोमनस भवनों से गोथिक भवनों में एक बड़ा अंतर यह था कि गोथिक भवनों में विशेदी ज्यामिति का प्रचुरता से प्रयोग किया, जो ज्योमेट्री है उसका बहुत अच्छे से यूज़ हुआ काय में, गोथिक में। ये अंतर था थोड़ा सा, अब और कुछ नहीं है, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है, रोमनस्क वालों को ही उसी का स्टाइल थोड़ा सा चेंज करके उनने अपना बनाया। स्तंभों, सिरदलों आदि के रूप में प्रायः रेखाएं तथा छापों की भी अनुभूति होती थी, ठीक है। नुकीले मेहराब का इस शैली में इतना प्रयोग हुआ है कि नुकीले मेहराबों वाले समस्त भवन ही गोथिक कहे जाते हैं। नुकीले मतलब ये ऐसे ऐसे नुकीले वालों का जो है बहुत यूज़ हुआ है गोथिक में, ठीक है। आगे देखेंगे अपन। गोथिक भवन पतले लंबे खंभों और नुकीले मेहराबों से ही बने हैं, जहाँ ऐसे लंबी लंबी बड़े बड़े खंभे दिखेंगे और इस तरह की नुकीली मेहराबें दिखेगी वो गोथिक है।
इनमें दीवारें बहुत कम है, वॉल्स बहुत कम है, खंभों पर ही मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं। दीवारों के स्थान पर ऊंचे ऊंचे दरवाजे तथा खिड़कियाँ, दरवाजे खिड़कियाँ हैं, प्रकाश के लिए चाहिए होता था, इसलिए दीवारें बहुत कम बनाते थे। शहरों में बड़े चर्चों को गिरजाघर मतलब कैथेड्रल कहते थे। इस तरह के बड़े चर्च अब बनने लग गए थे। ठीक है, ये कब बने याद रखना, कैथेड्रल किस समय बने, गिरजाघर किस समय बने, बड़े चर्च किस समय बने, ये सब गोथिक में बने। इस प्रकार के चर्च कब कहाँ में बने, गोथिक में बने। इस युग के दौरान गिरजाघर, ये पॉइंट टू बी नोटेड, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक आंदोलन का केंद्र बन गया था। हर कहीं मतलब ये सब चीज़ें वहाँ पे होती थी, उस चीज़ का बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस, मॉन्यूमेंट काइंड बन गया था ये। ठीक है, क्या कैथेड्रल। अब देखें कुछ कुछ चीज़ें हैं बस छोटी मोटी। ये कैथेड्रल पहले की ईसा कला और बाइजेंटाइन कला के चर्चों से बहुत अलग था। आप लोग को उसका डिज़ाइन याद है, वापस नहीं लेके होंगे, पर याद है ना, ऐसा लंबा सा और सब चीज़ें थी अलग अलग उसमें, है ना, उससे बहुत अलग था। वे मोटे तौर पर ऊर्ध्वाधर रूप है, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, वर्टिकल रूप पे है। वो ऐसे वर्टिकल फॉर्म में था ना, लंबे थे ना ऐसे। ठीक है, इस तरह की कैथेड्रल थी, बस नॉर्मली आप सोच लो तो क्या है इसमें, बड़े टॉवर और नुकीले स्पायर्स, जो स्पायर्स ऊपर के इस कैथेड्रल की विशेषता है। बड़े बड़े टॉवर्स है ना, कोई भी अगर ऐसा कैथेड्रल भी है तो उनके बड़े टॉवर्स, नुकीले मेहराब, ये सब विशेषताएं। पुराने चर्चों को बुरी तरह से अंदर से जला गया था उस समय, और वहाँ अंधेरा होगा, है ना, जला दिया था, वहाँ अंधेरा होगा। गोथिक कलाकारों ने अंधेरे परिवेश को अस्वीकार कर दिया और इसलिए उन्होंने कैथेड्रल में अधिकांश स्थानों पर खिड़कियों को शामिल करने के लिए डिज़ाइन किया। ठीक है, उस समय अंधेरा हो गया था, है ना, तो अंधेरा रहता ही था, उनको अंधेरा पसंद नहीं था, उन्होंने उसके लिए विंडोज़ बनाई बहुत सारी। ठीक, ये देखिए, और विंडोज़ देखिए, यही है, यही बताना चाह रही थी, ये नुकीली मेहराब है ना। इस तरह की जहाँ भी मिलेगी वो क्या है भाई, वो आपके गोथिक में आएगा। ऊपर की चीज़ मेहराब, वो चर्च, वो भी ऐसी है कोन जैसी, और ये भी ऐसी है ना। गोथिक वास्तुकला ने वास्तुशिल्प उद्देश्यों के लिए ज्यामितीय के सैद्धांतिक सिद्धांतों का उपयोग किया, जैसे रोमनस्क में हुआ था, है ना, अपन वो जो मेहराबों को किया था ना, उनने ऐसे बना के आपके सामने डिज़ाइन था, वो क्रॉस वॉल्ट्स बना के जो था, है ना, उस तरह से ही ये इस समय भी हुआ। सोचने का होने पर चलन सॉरी वे सौंदर्य शास्त्र के बारे में भी सोचने लगे। नुकीले मेहराबों पर चलनक्ष रास्ता मतलब नेव, है ना, नहीं, एम्बुलेटरी पाथ, जो चलने का रास्ता होता है, नुकीले मेहराब थे, ये चलने का रास्ता है, नेव बोलते हैं जिसको, चलने का रास्ता, रेडिएटिंग डिज़ाइन और छत, ये जो छत है चौवेट है ना, की विशेषताओं के साथ एक खुली जगह, इस तरह की बहुभुज संरचना है जिसे चौवेट के नाम से जाना जाता है। जो एक खुली जगह है उसको, है ना, रहती आगे, उसको चौवेट के नाम से जाना जाता है। अमीन्स में, अमीन्स इज अ प्लेस, एक विशाल और विशाल प्रांगण है, जबकि चार्टेस और नोट्रेडाम में चमकदार और बड़ी खिड़कियां हैं। मीन्स ये सब उनकी स्पेशलिटी है। अमीन्स में जो है इस प्रकार का चौवेट है, और यहाँ पे क्या है, ये बड़ी बड़ी खिड़कियाँ और रंगीन सना हुआ ग्लास चित्र पाए गए। कहाँ पे, नोट्रेडम चार्टेस कैथेड्रल। बेओविस में एक लंबा और प्रभावशाली गाना बजाने वाला को देखा जा सकता है। ठीक है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, चल सकते हैं आगे। नुकीले मेहराबों का प्रयोग ने बिल्डरों को रिब्ड बिल्डिंग, है ना, जो रिब्ड बिल्डिंग होती है, को पूर्ण करने के में समक्ष माना है। नुकीले मेहराब जो पहले से ही रोमनस्क बिल्डरों द्वारा कुछ क्षेत्रों में पेश किया गया था, लेकिन सामान्य उपयोग से आया और गोथिक वास्तुकला के प्रमुख लक्षण बन गया, है ना। रोमनस्क यूज़ करते थे, लेकिन अब वो सामान्य उद्देश्य में आया और गोथिक के लिए एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बन गया। रिब की वक्र ने अब मेहराब का आकार निर्धारित किया और छत धनुष्कार पसीलों का एक नाजुक नेटवर्क बन गया। ये देखिए, ये इसी को कहते हैं रिब्ड वॉल्स।
बताया था पहले, हो चुका है ये रिब्ड वॉल्ट, ठीक है। तो ये पहले इस तरह का रोमनस्क में देखा था आपने, लेकिन अब इस तरह का रिब बन के एक तरह से यहाँ भी नोक बन गई, इसी का एक डिस्ट्रेस फॉर्म ही है ना। इसको वो ज्योमेट्रिक सिटी से जो बनाते थे, इसी में इनने ऐसी ये तो बनाई और ये ऐसे करके, और हैंस ये जो फाइनल है, फाइनल डिज़ाइन कैसा, इस प्रकार का बन गया, इस प्रकार का बन गया। पर ये निकला कहाँ से, इसका बेस रोमनस्क से ही निकला है। जो हमने ये क्रॉस वॉल्ट्स, बैरल वॉल्ट ये बनाए थे, ये देखिए ग्रेन वॉल्ट्स तो पता ही है आपको, उसी का जो ये वाला कौन सा वॉल्ट है अपना, रिब वॉल्ट है। रिब वॉल्ट ये होता है, रिब वॉल्ट में क्या है, इस तरह का ये 4 प्रकार जो होते हैं वो रिब वॉल्ट होता है, ठीक। चार्टिस कैथेड्रल बहुत इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट, देखते हैं कहाँ पे है, नोट्रे डेम फ्रांस में, फ्रांस के नोट्रे डेम में है। क्या है, चार्टिस कैथेड्रल। 1194 से 1220। जिस स्थान पर यह गिरजाघर बनाया गया है, ये थोड़ा सा अच्छा डिटेल में पढ़ते हैं। यह प्राचीन काल में ईसाई तीर्थ यात्रा का स्थान था, एक मठ जैसे बोलेंगे, जैसे यहाँ एक मठ से वर्जिन मैरी की मूर्ति भी थी। कहा जाता है कि फुलबर्ट नाम याद रखना, फुलबर्ट नाम ने एक बिशप थे, उनने इस स्थान पे आने 2 मीनार बनाई थी। ये जो 2 मीनार्स हैं, ये किसने बनाया था, फिलबर्ट ने बनाया था 1194 में। यह चर्च भीषण आग की चपेट में आने के बाद गिर गया, पर रोमनस्क स्टाइल चर्च बनाया कहाँ, 1124 में ईसा में, ठीक है, की अवधि में अग्रभाग के समान। फिर सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है। देखिए फुलबर्ट जो थे बिशप थे वहाँ के, उनने रोमनस्क स्टाइल चर्च को इस समय ऐसे बनवाया था। इस पीरियड में 1124 से 1170 एडी, इस समय पे उनने 2 टावर को बनवाया था, है ना, 2 टावर्स को बनवा दिया था। फिर क्या हुआ, जब ये 1170 तक बन गया था, ये क्या बन गया था 1170 तक, ये अपन क्यों 1194 क्यों मान रहे हैं समय, इससे पहले भी बना था ना। इन 1194 पे किस समय क्या बना था वो बता रहे हैं, कैसे। तो 1124 पे से 1170 इस समय जो है किन्ने बनवाया था, फुलबर्ट ने बनाया था, 2 मीनार वो बना दिए थे। तो फिर क्या हुआ था, फिर ये आग से वो हो गया था, आग पकड़ गई थी इसमें 1194 में, ये चर्च में भीषण आग पकड़ ली थी। फिर क्या हुआ, जब बना था ना उसके बाद उसके बाद 1220 में जो है वहीं के नागरिकों ने इसका हैंडल करके इसको बनाया था, और कुछ नहीं था ये, मतलब पहले मेन जो है 1194 पे बना है। क्यों, क्योंकि 1124 से 1170 बहुत कंफ्यूज कर दिया आज मैंने आप लोग को सिर्फ इसी में, क्योंकि ये ऐसे लिखी मैंने बहुत अजीब से दिया, तो मैं ही कंफ्यूज हो गई, कोई बात नहीं, सॉरी। 1124 से 1170 पे फुलबर्ट ने बिशप जो थे उन्हें बनाया था डिज़ाइन। फिर आग पकड़ गई थी 1194 में, ठीक है, आग पकड़ गई थी। फिर वहीं के जो लोकल लोग थे उनने बोला, तो 1220 में ये बन के तैयार हो गया, इसलिए इसका टाइम ये बदला जाता है, ठीक। अब चार्टिस की लेआउट योजना लैटिन क्रॉस की तरह है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से अधिक है। मतलब जो अपनी बाइजेंटाइन और ईसाई के समय ऐसी थी, ऐसा था ना, चौड़ाई कम और ये ज़्यादा। वैसे इसमें क्या है, ये चौड़ाई से अधिक, ऊपर की लंबाई है। पहले क्या थी, ये कम थी और ये ज़्यादा थी, ये भी ज़्यादा थी, ऐसा था ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये कम है और ये ज़्यादा है, इस तरह के से लंबे लंबे हैं। गिरजाघर का प्रवेश द्वार पश्चिम की ओर है, वेस्ट की ओर है। गलियारों के 2 और दरवाजे भी, अलग अलग गलियारों के अलग अलग दरवाजे हैं। देखो इसमें फोटो नहीं दिया, चलो। जमीनी स्तर पर लंबे नुकीले मेहराब, छोटे नुकीले मेहराब, घाट की दीवार और उस पर खिड़कियां, साथ में संरचना के खड़े होने की भावना देता हेड इसके है ना, मतलब ये सब चीज़ें हैं, खिड़कियां मेहराब समझ गए होंगे आप लोग। इसके अलावा यह सुंदर हो गया है। नुकीले मेहराब के उपयोग में मेहराब समर्थित धारीदार कक्ष, मीन्स हम बोलेंगे रिब्ड वॉल्स जो हैं वो है, वो आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं।
के परिपूर्ण बने के प्रदान किया गया है। गोथिक वास्तुकारों द्वारा बुद्धिमानी से मेहराब का उपयोग करते हुए, मतलब बहुत दिमाग लगा के मेहराबों का यूज़ किया है और छत की तरह उसको बनाया गया है। तंबू प्रभावी और बारीक दिखते हैं। ये जो तंबू बनाया है ना, इस तरह का टेंट जैसा रूफ जो बना है, वो बहुत प्रभावी और बारीक दिखता है। ठीक। खिड़कियों के आकार, ये अब खिड़कियाँ, खिड़कियों के आकार के अनुसार डिज़ाइन बनाया गया, जिसे हैजे ऐसा गया है जैसे कि गुलाब की पंखुड़ियों का गोलाकार रोज़ विंडो। क्या तो रोज़ विंडो क्या होता है? ये रोज़ विंडो है। कैसे? ये गुलाब की पंखुड़ियों से इस प्रकार की विंडो बनाएगी गोल। ये काहे में है? गोथिक में। तो ये आपकी रोज़ विंडो है। एक बड़ी बनी हुई खिड़की चार्टस कैथेड्रल की अग्रभाग के दीवार में है। ये आपने देखा होगा। ये देखिए, ये जो आगे की भाग है, इसमें ये वाली एक खिड़की बनी हुई है ना, आगे भाग की अग्रभाग की दीवार को पकड़ती है, जबकि कुछ दीवारों पर काशीदारी आकृति के साथ खिड़कियां सजी गई है। इस तरह के श्रृंगार को क्या कहते हैं? ट्रेसरी। तो ये जो चीज़ है, ट्रेसरी कहाँ पे यूज़ हुई है? खिड़कियों में, गोथिक में। देखिए, ये पूरी एम्ब्रॉयडरी है, ट्रेस है, इस तरह का काम यहाँ पे किया गया है। गोथिक के बाद के युग में गोथिक के बाद के युग में बड़े आकार की खिड़कियां इस्तेमाल की गई, मींस पोस्ट गोथिक है ना, जो बाद का। आकृति डिज़ाइन के खाली स्थान पर रंजित कांच के विभिन्न टुकड़े भरे गए। अब ये जो डिज़ाइन था, इसके जो खाली स्थान है उस पर भी क्या, स्टेन ग्लास को भर दिया। अब देखते हैं आगे। चार्टस कैथेड्रल के अग्रभाग पर दो विशाल मीनारे हैं। ये देखिए, आगे के भाग में ये मीनारे दिख रही है, दो विशाल, जिसके कारण यह झरना 3 वर्टिकल भागों में विभाजित है, जिसके मध्य भाग शामिल होता है, जिसमें 3 दरवाजे हैं। सेंटर के उसमें 3 दरवाजे हैं, जिनकी खिड़कियाँ मेहराबदार होती है, वही नुकीले मेहराबदार हैं। इन खिड़कियों के ऊपर एक गोलाकार खिड़कियां हैं, रोज विंडो वाली। 3 दरवाजे प्रतीकात्मक रूप से क्या लिखा है, जेरूशलेम के प्रवेश द्वार, मतलब जो बोलते हैं ना मेन एंट्रेंस के लिए है। चार्टस कैथेड्रल के अग्रभाग छत पानी और बर्फ के प्रभाव के लिए झुकी हुई आकृति है। ये क्या है भैया? ये इस तरह की चीज़ क्यों है? बोलते थे वहाँ का एटमॉस्फेयर, वेदर बहुत ठंडा रहता है, स्नो होता है, स्नो को गिरने के लिए इस तरह की नुकीली चीज़ है। जिस तरह से कोनिकल ट्रीज बनते थे ना, वैसे इसलिए मेहराबें भी ऐसी यूज़ होती है, ऐसा माना जाता है वहाँ पे। ठीक। अब कुछ और हैं, मीन्स कहाँ कहाँ पे हैं, बहुत जगह फैले हुए हैं ये चीज़ गोथिक कला। तो ये अभी हमने देखी कहाँ पे, फ्रांस की देखी थी। अब जो है ये पेरिस में सेंट चैपल का है। टाइम क्या है? तो 1244 से 1247। पेरिस किसने बनाया था? किंग लुइस 9th ने। बाद में फिर उसको सेंट लुइस ने बनवाया था। इसमें कैथेड्रल की दीवारों पर 4.5 मीटर चौड़ाई और 15 मीटर ऊंचाई की कांच की खिड़कियाँ हैं। ये सब इतनी सुंदर बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं, समझ रहे हैं? 4.5 की चौड़ाई और 15 मीटर की ऊंचाई की खिड़कियाँ हैं, जो इसे एक भव्य ग्लास संरचना बिल्कुल मानती है। ग्लास संरचना की एक एग्जाम्पल मान रहे हैं इसको। दूसरा क्या है? तो ये इंग्लैंड का है, कैथेड्रल ऑफ सेलिसबरी का कैथेड्रल। 1220 में टाइम था इसका, 40 साल लगे इसको बनने में। किसको? ये भी तो कितना खतरनाक। ये इसका आउटर लुक है, ये इसका इनवर्ड लुक है। और समझाते हैं। सेलिसबरी की मंजिल योजना लंबी और सकड़ी थी, लंबी, बहुत लंबी, लेकिन ऐसी नैरो थी। 2 अनुप्रस्थ गैलरी, आसपास कॉरिडोर हैं, एक छोटा और एक अन्य बड़ा, पूरे शरीर को काटता है, मीन्स एक पूरी बॉडी, सॉरी, जो उसका पूरा उसको काट देता है। ये दिख रहा है ना आपको, ये चीज़। ठीक। पूर्व की ओर का रास्ता चौकोर आकार का है ना। बड़ी गैलरी, मंडली हॉल है, कांग्रेशन हॉल है आगे बड़ा, और ऊपरी तरफ चौकोर मीनारे हैं। ये स्टार्टिंग का बता रहे हैं आपका, समझ रहे हैं? ये आगे का आउटर लुक। आगे क्या है इसमें? बस इतना ही है। लेकिन एक चीज़ और देखो, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की चीज़ है। देखिए, इसकी अंदर की मेहराबें देखिए, ये किसके जैसी है? ये रोमनस की जैसी है ना।
कैसी, एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक, वो जिसको बोलते हैं, ठीक है। क्या है ये भाई? जर्मनी, सेंट एलिजाबेथ चर्च जर्मनी का है। उसका प्लान थोड़ा सा ऐसा है, मार्बर्ग जर्मनी में है, गोथिक का, ठीक है। रोमनस शैली की परिपत्र मेहराब का उपयोग करने का अभ्यास यहाँ जारी रहा, है ना। उस तरह की मेहराब, कैसी मेहराब? वो अनस्प्लेट डोर्स वाली जो होती है, क्योंकि यहाँ के लोग उन्हें पसंद करते थे, उस तरह का करते थे, तो इस तरह का उन्होंने बना लिया। ये इस तरह का रोमनस स्टाइल है, आप देख रहे हो यहाँ से प्लान से समझ आ रहा है रोमनस का है। यह विशिष्ट है कि अर्धगोलाकार मेहराब है। यहाँ की मेहराब ऐसे सेमी सर्कुलर है, जिस तरह की वहाँ पे कॉनिकल थी। इसमें गलियारों की ऊंचाई नौसेना की तुलना में थोड़ी अधिक है। नौसेना मीन्स जो नेव होती है उससे अधिक है। इन जनरल इस तरह का काम होता है, ये इतना है और ये छोटा रहता है। जो ऊपर का नेव बीच में रहता है ना, उससे ये वाली चीज़, कॉरिडोर वाली चीज़ छोटी रहती है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तीनों इक्वल और बड़ी है थोड़ी सी। कौन सी? कॉरिडोर। देखिए ये नेव है, इसमें है क्या आगे फोटो? नहीं है। देखिए कोई भी चीज़ है उसमें बीच में जो नेव होती है ना, जो रास्ता चलने का बोलते हैं, उसके आसपास की जो दो चीज़ें होती है, मतलब कॉरिडोर जहाँ पे पिलर्स लगे होते हैं, है ना, इन जनरल ज्ञात कीजिए। तो हम जो हाइट की बात कर रही हूँ मैं, हाइट क्या होती है? इन जनरली प्लान ऐसा होता है, उसकी हाइट नेव वाली हाइट के उससे छोटी रहती है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें और थोड़ी सी बड़ी है। इस तरह का एक अंदर का प्लान डेवलप होता है, ठीक है। आप सर्च करिएगा नेट पे तो आपको और अच्छे से दिखेगा। इस विशेष डिज़ाइन के कारण एक विस्तारित हॉल जैसा प्रतीत होता है ना। फ्रांसीसी गिरजाघरों के मोर्चे पर दिखाई देने वाले शानदार दरवाजे यहाँ अनुपस्थित हैं, है ना। एकदम बहुत अच्छे से शानदार, जो एकदम बोलेंगे एनग्रेव्ड और बिल्कुल सुंदर से डेकोरेटेड अलंकृत गेट यहाँ पे नहीं है। प्रवेश द्वार के ऊपर पश्चिम में मीनार है। ये इस तरह का मीनार है, वो तो सब में ही है, तो इसमें भी है। ये कहाँ पे है? तो ये नीदरलैंड के हैं कुछ। टाउन हॉल मिडलबर्ग नीदरलैंड, देख लीजिए बस, इसका कुछ ऐसा खास। ये क्या है? ये भी नीदरलैंड की बेल्जियम में है, एंट्रप कैथेड्रल। ये भी कहाँ पे? बेल्जियम में। ये एक और इटली में सैन फ्रांसिस्को का चर्च। यह गोथिक कला का एक प्रतिष्ठान, असीसी इटली में है। ये प्रतिष्ठान भवन है, 2 मंजिल होने के कारण आंतरिक दीवारें सेंट फ्रांसिस के जीवन की घटनाओं में भित्ति चित्रों से सजी हुई है। देखिए 2 मंजिल का है। ये जो इसकी सारी ये जो दीवारें हैं, ये क्या है? ये सारी म्यूरल्स हैं। किसके म्यूरल्स हैं? तो सेंट फ्रांसिस के म्यूरल हैं। क्यों? क्योंकि सेंट फ्रांसिस्को का चर्च है। पैलाज़ो वेचियो, ये भी इटली में, फ्लोरेंस की इटली में है। ये इस तरह का है ना, कैसे किले की तरह है। 1255 एडी का है, एक किले की तरह दिखता है। इसमें 94 मीनार ऊंचा, ये जो मीनार है ये कितना है? 94 मीटर ऊंचा है ना। खिड़कियों और बालकनियों में कढ़ाई के रूपांकनों की एम्ब्रॉयडरी की विशेषता है। यह इटालवी वास्तुकला की विशेष विशेषता है। कहाँ का? इटालवी, क्योंकि इटली में है ना। एक ही पैलाज़ो वेचियो और एक ही सैन फ्रांसिस्को, दोनों इटली के। इटली की जलवायु गर्म थी, है ना। अब देखो वो चीज़, एक चीज़ पहले बता दूं, ये इसका डिज़ाइन देखिए, ये आपको गोथिक से अलग दिखेगा, है ना। गोथिक में सब कोनिकल रहता था, लेकिन क्यों यहाँ पे अलग है ना। इसका भी थोड़ा सा ऐसा ही है, बाहर का देखा नहीं मैंने, तो क्यों अलग था? क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ती थी, है ना। क्लाइमेट थोड़ा सा हॉट था। क्लाइमेट हॉट था तो जो है आप वो नहीं कर सकते थे। क्या नहीं कर सकते थे? ऐसा कोई स्नो की वो था ही नहीं, इसलिए नुकीले मेहराब नहीं बन के ऐसे स्ट्रेट ही बन जाते थे। इसी कारण छत पे सबसे ऊपर फ्लैट रखते थे। कैंपेनाइल के नाम से जाने वाले बेल टावर को मुक्त ढांचों के रूप में बनाया गया। कैंपेनाइल क्या है? वो एक बेल टावर है। वो क्वेश्चन भी आया है एक, है ना। तो ये कैसा है? एक फ्लैट बेल टावर है। बेल्फ्री, कैंपेनाइल, ये आपको उसको एक तरह में कंसिडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक बेल टावर होता है। ये क्वेश्चन आया है कैंपेनाइल क्या होता है, तो आपको वही क्लियर करना है। हिल फोर्ट्स और किले क्या क्या हैं? पहाड़ी किले। तो सैन्य शासन के युग के दौरान जो मिलिट्री फोर्स थी, उस युग के दौरान पहाड़ी किलों को रणनीति
प्रशासनिक पदों पर बनाया गया था। ये क्षेत्रीय और भौगोलिक परिस्थितियों और साथ की सुरक्षा व्यवस्था के ध्यान रखने में, ऑब्वियसली हर जगह पहाड़ पे किले बनते हैं तो वो सुरक्षा के लिए बनाया गया था। 12वीं और 13वीं शताब्दी की लड़ाई में शामिल अपराधियों ने लकड़ी के बजाय पत्थर की प्राचीर से पहाड़ी लकड़ी किले बनाए थे, है ना, पत्थर के उससे बनाए थे। रक्षा का मुख्य संसाधन हमेशा ज़रूरत के हिसाब से किले के आसपास सबसे अधिक बनाया जाता था, जो ज़रूरत थी उस हिसाब से। खाई के ऊपर टॉवर या गढ़ के स्थान दीवारें थी और दीवार के कोने पर स्थित गढ़ बड़े थे। इसके अलावा खुले स्थान में निर्मित किले जैसे निवासों में चर्च थे, है ना, उस तरह से जो खुले निवास में जो चर्च थे उस तरह की चीज़ें थी। इन संरचनाओं के केंद्र में खाली हिस्से में एक गोल और चौकोर आकार का लंबा पत्थर होता था। यदि शत्रु ने प्राचीर को तोड़ने में बाधा डालने में कामयाबी हासिल कर ली तो मतलब एक वो सेंटर सर्कल का कक्ष भी रहता था। अगर ऐसा बोलते थे ना कि अगर वो जीत गए, है ना, उनने आगे के जो फोर्स हैं उनको अगर हरा दिया तो जो पीछे के लोग हैं, पीछे के मतलब जो अंदर है, वो अंदर से भी उनको बाहर शिकार कर सकते, मतलब वो अपना युद्ध कर सकते थे। तो वो चीज़ें करके ऐसा फोर्ट्स वो लोग बनाते थे। ठीक है, तो एक कैसल ऑफ क्रेसी है फ्रांस में, ये उसका उदाहरण है। 1230 एडी में, फ़ोटो नहीं मिली मुझे, तो वो है, वो क्या है, तो वो एक मीनार फोर्ट है 4वीं शताब्दी में, फिर है ना, ये इस तरह का बना था। फिर जो है 14 सेंचुरी का टाइम आ गया, ये सब चीज़ें 13 सेंचुरी तक चली। गन पाउडर सुरक्षा के दृष्टिकोण से अच्छे मतलब चीज़ें यूज़ इनको मिलने लग गई, तो जो है ये चीज़ें कम हो गई और ये फिर किस में चेंज हो गई, महलों और विशाल हवेलियों में चेंज हो गई। तो ये था हमारा गोथिक की स्टार्टिंग, उसका आर्किटेक्चर समझ लिया कितना डिफरेंस है रोमन से, रोमनस्क, बाइजेंटाइन से। ये बिल्कुल अपने दिमाग में रखिए। रोम ग्रीक के जो हम लोग ने देख रखे उस समय से वास्तुकला मतलब भवन निर्माण और इस तरह चालू हुए थे, कितने सुंदर मतलब विशेष था। अब देख के ही मन खुश हो जाता है, इतना सुंदर काम होने लग गया था भैया। कला के कितनी एक तरह से बोलेंगे हम उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो ये था हमारा दोस्तों गोथिक का पहला भाग। द्वितीय भाग थोड़ा समय में फिर अगले हफ्ते तक आ जाएगा, तब तक इसकी पढ़ाई कर लो, है ना। और जैसा भी यह वीडियो पसंद आया है तो शेयर कर दो और लोगों की भी मदद हो जाएगी थोड़ी। और अगर इसी नेट से रिलेटेड कुछ चीज़ों से और जुड़ना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उससे जुड़ें, चैनल से जुड़ें। और अगर कुछ किसी को डिस्कशन है तो उसमें मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें। आपके सपोर्ट से मुझे एनर्जी मिल रही है और बहुत अच्छा लगता है आप लोग के साथ जुड़ के। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, पॉजिटिव रहिए प्लीज़, अपनी नेगेटिविटी को सब भूल जाओ। अब हो गया, नेट ख़त्म, रिज़ल्ट भी आ गया, सब हो गया, अब जो है अब आगे को फोकस करना है। ठीक है, तो सब भूल जाइए और बस अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पॉजिटिव रहिए। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।